हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं आरक्षण को। ठीक है, एक संवेदनशील सब्जेक्ट है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कि आरक्षण क्या है और फिर पढ़ेंगे आरक्षण क्यों है ना। फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है ना। फिर इसका मूल्यांकन भी करेंगे कि वास्तव में जो नुकसान है या वास्तव में जो फ़ायदा है ना, वो कितने वास्तविक हैं, इनको हम समझेंगे। फिर समझेंगे कि आरक्षण नीति से जुड़े मुद्दे है ना, वह हो जाने वाले या हो सकने वाले उसमें सुधार, कुछ ना कुछ कमियां होगी, तो शायद कमियां हैं अगर, तो उनमें सुधार भी करना होगा, तो हम उनको समझेंगे। आज आरक्षण के संबंध में जो चर्चा की जा रही है यह उसका पहला पार्ट है ना। तो ये पार्ट 1 है। चूंकि ये टॉपिक बहुत लंबा है और मैं जब भी किसी टॉपिक को पढ़ाता हूँ तो उद्देश्य ये रहता है कि इस टॉपिक को मैं पूरा कवर कर दूँ, है ना, ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो या आप लोग और कहीं से उसको पढ़ने की ज़रूरत ना हो। ठीक, तो जब मैं आपको कंप्लीट करूँगा ताकि आपके अंदर एक पूरी समझ विकसित हो, है ना। तो चलिए आज हम लोग पढ़ने चलते हैं आरक्षण क्या है, क्यों है, व उसके क्या महत्व हैं। ठीक, एक संवेदनशील टॉपिक है। तो चलिए सबसे पहले तो एक घोषणा कि भाई चूंकि ये एक संवेदनशील टॉपिक है, इसको लेकर कई लोगों के मन में अपने अपने विचार होंगे, है ना। यदि मेरा उन विचारों के साथ संगतता पाई जाएगी तो मेरे से खुश होंगे, वरना मेरे से नाराज हो सकते हैं। ठीक है, खुशी और नाराजगी का कोई महत्व तो नहीं है मेरे संदर्भ में, क्योंकि मुझे एग्जाम के लिए पढ़ाना है, ना कि किसी को संतुष्ट करने के लिए, है ना। मैं उन्हीं बात की चर्चा करूंगा जो तार्किक होंगी, क्योंकि मुझे एग्जाम के, है ना, या एक सामान्य समझ के तौर पे भी अगर पढ़ाना है तो जो बात तर्क पे आधारित होगी मैं उसी को समर्थन करूंगा, ना कि किसी पक्ष को लेकर। ठीक है, तो इसलिए भाई किसी से अगर मेरी बात गलत हो, मतलब किसी को मेरी बात गलत लगे या सही लगे तो उसको लेकर भावुक मत होना। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। ठीक, कि कुछ मन में आप लोगों के सवाल आते हैं कि आरक्षण जाति के आधार पे क्यों होता है ना। आरक्षण से अभी तक क्या फ़ायदा हुआ है। कई लोग को लगता है नुकसान ही नुकसान है ना, क्योंकि एक हमारा विश्वविद्यालय है व्हाट्सएप विश्वविद्यालय, जिसमें कई तरह की मीम्स आती रहती हैं, तो हम लोग उससे भी शिक्षा लेते हैं और कई लोग उसकी को सत्य मान लेते हैं। तो उनके मन में कई तरह के सवाल आते हैं। सबसे पहला मन से एक सवाल आता है कि जाति के आधार पे क्यों होता है, इसे आर्थिक आधार पे दो, है ना। उन्हें लगता है देखो कितना बेचारा आर्थिक रूप से कमजोर है, इसको क्यों नहीं आरक्षण मिल रहा। तो एक सवाल ये भी होता है कि अभी तक इससे फायदा ही क्या हुआ है, देखो इससे नुकसान ही नुकसान है। फिर कई लोग उसको अमेरिका से उदाहरण बना देते हैं कि अमेरिका इसलिए विकसित है कि वहाँ आरक्षण नहीं है, भारत में आरक्षण है इसलिए यहाँ विकास नहीं हो रहा। ये भी एक लोग, है ना, ये सब व्हाट्सएप विश्वविद्यालय की चर्चाएं। फिर क्या आरक्षण कभी खत्म होगा, कई लोग कहते हैं अब कभी नहीं खत्म होगा, या कई लोग खत्म हो जाएगा। तो ऐसे कई लोगों के मन में सवाल हैं, है ना। फिर एक सवाल ये भी रहता है कि अगर हमारे पूर्वजों ने गलत किया है तो हमारे साथ गलत क्यों हो रहा है ना। अगर हमारे पूर्वजों ने शोषण किया तो हमारे साथ शोषण क्यों। ये कई ऐसे सवाल हैं जो लोगों के मन में हैं। इन सवाल का कारण मात्र ये है कि उनके पास आरक्षण को लेकर एक अच्छी समझ नहीं है। वास्तव में उन्हें नहीं पता कि आरक्षण क्या होता है ना। ये सही है कि गलत एक अलग बात है, मैं इस पर भी चर्चा ही नहीं कर रहा, है ना। और इस संदर्भ में मुझे अपने विचार नहीं रखने, मुझे केवल आरक्षण क्या है और आरक्षण क्यों है इस पे एक आपकी समझ विकसित करनी है। फिर आप खुद तय करना कि क्या आरक्षण सही है, क्या आरक्षण गलत है। अगर सही है तो ठीक, गलत है तो क्या और सुधार हो सकते हैं, ये आपका काम है। मैं केवल आपकी एक समझ विकसित करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, और जो पार्ट 1 में है वो मैं इन सवालों पे चर्चा करूंगा। जो पार्ट 2 है उस पर चर्चा करूंगा कि भारतीय संविधान में और भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के प्रति क्या रुख रखा है, या भारत में आरक्षण का क्या इतिहास था और उससे क्या फायदे हुए, मैं इन सब की वहाँ चर्चा करूंगा। तो आज मैं स्पेसिफिक एक सामान्य समझ बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो चलिए पेन और कॉपी लेके बैठ जाइए, दिमाग खोल लीजिए। ठीक है, शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है कि आरक्षण क्या है ना। आखिर रिजर्वेशन है क्या। आप तो सुनते होंगे, कभी जब भी ट्रेन में जाना होता है तो रिजर्वेशन करा लेते हो, किसी रेस्टोरेंट में जाते होगे तो वहाँ भी आपकी सीट रिजर्व हो जाती है। तो रिजर्वेशन तो आपसे कई जगह सुना होगा, है ना। या नौकरी का फॉर्म भरते हो तो उसमें भी सुनते होगे कितने % आरक्षण, इतने %। तो ये शब्द कई बार सुनते होंगे, पर मन में सवाल है कि ये आरक्षण क्या है
है ना। तो चूंकि अभी हम जो रिजर्वेशन वाली बात कर रहे हैं वो बात आपको पता है सामाजिक रूप से कर रहे हैं, है ना कि ट्रेन वाली और रेस्टोरेंट वाली। तो चलिए हम समझते हैं आरक्षण क्या है। तो आरक्षण को समझने के लिए आप समझिए यह एक, ठीक है, सकारात्मक भेदभाव है। यह एक सकारात्मक भेदभाव है जिसका उद्देश्य समानता लाना है ना, जिसका उद्देश्य समानता लाना है, या कहो समतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। समतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। ठीक, अब आपको अगर कहूं कि आरक्षण क्या है, तो आरक्षण है कि सकारात्मक भेदभाव करना। सकारात्मक भेदभाव क्यों? समानता लाने के लिए। अब आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसा क्या होता है, भेदभाव से कब समानता आएगी? भेदभाव से तो समानता कम होती है ना, है ना। भेदभाव से तो असमानता आती है। लेकिन मैं यहां क्या कर रहा हूं, मैं यहां ये कह रहा हूं कि भेदभाव से ही समानता आएगी। तो आपके मन में कई सारे अब सवाल आ रहे होंगे कि भाई पहली बात तो ये सकारात्मक भेदभाव क्या होता है और कैसे भेदभाव से समानता आ सकती है ना। तो आइए इसकी भी चर्चा करते हैं। लेकिन इसके पहले एक बार फिर ध्यान से सुन लीजिए कि आरक्षण वह सकारात्मक भेदभाव है जिसका उद्देश्य समानता लाना या एक समतापूर्ण समाज की स्थापना करना है। इतना क्लियर है? अब एक उदाहरण से आप इसको समझ जाइएगा कि सकारात्मक भेदभाव क्या होता है और इससे कैसे समानता आती है। चलिए देखिए, ये आप देख रहे हैं यहां पर क्या 3 लोग हैं, एक की लंबाई ज्यादा है, ठीक है, दूसरी लड़की है उसकी लंबाई कम है, और तीसरा जो है वो दिव्यांग है उसकी लंबाई और कम है। तीनों अलग अलग हैं, ठीक है। और ये तीनों क्या कर रहे हैं, ये तीनों मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। एक दीवार है ये, ठीक है, ये दीवार है मान लीजिए, ये दीवार के उस साइड मैच देखने की कोशिश कर रहे हैं। मान लीजिए क्रिकेट मैच हो रहा है, आईपीएल हो रहा है, और ये लोग उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं। पर आप देखिए कि चूंकि इसकी लंबाई है तो ये देख पा रहा है, बाकी ये दोनों नहीं देख पा रहे। मेरी बात में समझ आ रही है ना। तो ये क्या है, ये तीनों मैच देखना चाहते हैं और तीनों को मैच देखने का अधिकार है ना। पर तीनों क्या देख पाएंगे कि नहीं देख पाएंगे? तीनों नहीं देख पाएंगे, केवल ये बस मैच देख पाएगा, ठीक। लेकिन हमने क्या किया, हमने एक एक्शन लिया, एक कदम उठाया। क्या कदम उठाया कि हम क्या करेंगे? अब देखिए आप एक चीज, ठीक है, इसके पास क्या है, एक मान लीजिए चेयर टाइप है, इसके पास भी एक चेयर है, इसके पास भी एक चेयर है, और ये भी चेयर में खड़ा मैच देख रहा है, ठीक है। ये चेयर में खड़ी है लेकिन मैच नहीं देख पा रही, और पर ये चूंकि क्या है, दिव्यांग है, तो इसलिए चेयर में चढ़ नहीं पा रहा। एक सीन पूरा ये है, ठीक है। और दूसरा क्या है, दूसरा है हमने एक कदम उठाया। हमने क्या किया, हमने सकारात्मक भेदभाव किया। हमने सकारात्मक भेदभाव किया, और सकारात्मक भेदभाव करके क्या किया हमने इसकी कुर्सी इसको दे दी। अब ये कुर्सी इसको मिल गई, साथ में हमने इसके लिए एक और बड़ी कुर्सी और साथ ही ऐसी कुर्सी बनाई जिसमें इसकी व्हीकल चढ़ सके, है ना। ये भी देखिए आप। अब आप मुझे ये बताओ कि अब तीनों लोग मैच देख रहे हैं, देखिए अब तीनों लोग आराम से मैच देख सकते हैं, है ना, क्योंकि तीनों अब क्या है, एक हाइट पे आ गए। तो अब बताइए कि समानता यह है कि समानता ये है ना। ये है वास्तविक रूप से समानता। ये वास्तविक रूप से समानता है, ठीक है। और ये नाम मात्र की समानता थी। अब आप बताओ कि आपको कौन सी समानता अच्छी लग रही होगी? शायद यही। और इसके लिए हमें क्या करना पड़ा, इसके लिए हमें सकारात्मक भेदभाव करना पड़ा, है ना। भेदभाव ही तो किया हमने, इसकी कुर्सी लेके इसको दे दी, इसके लिए अलग से कुर्सी बनाई, अर्थात हमने तीनों के लिए अलग अलग काम किया। और लेकिन तीनों के लिए जो हमने भेदभावपूर्ण काम किया, क्या वो भेदभाव किसी गलत उद्देश्य से था? नहीं ना, इसीलिए उसको हमने बोला सकारात्मक। साथ ही हमने ये देखा कि उस भेदभाव से क्या हुआ, तीनों मैच देख पा रहे हैं और तीनों अब समान रूप से एक काम को कर पा रहे हैं।
तीनों की क्षमताएं अब समान रूप से हो गई हैं, है ना। तो हमने यहां क्या किया था, हमने सकारात्मक भेदभाव से क्षमता का निर्माण किया। हमने सकारात्मक भेदभाव से क्षमता का निर्माण किया। तो मेरी बात आपको समझ में आई कि सकारात्मक भेदभाव क्या होता है? ऐसा भेदभाव जिसका उद्देश्य कुछ अच्छा करना है ना, और उस अच्छे के तौर पे हमने क्या किया, समानता को स्थापित किया। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि आरक्षण क्या है, वह सकारात्मक भेदभाव जिसका उद्देश्य समानता स्थापित करना होता है। अगली स्लाइड में और इसी को समझते हैं, ठीक है। अब ये देखिए, ठीक है भाई, एक मोटू है और एक छोटा सा बच्चा है, ठीक है। एक आदमी कहता है कि मान लीजिए 10 रोटी हैं, 10 रोटी, ठीक है। अब मान लो इस 10 रोटी में 5 रोटी इसको दे दो, अब 5 रोटी इसको दे दो। क्यों? क्योंकि समानता है, समान रूप से दे दो। अब मुझे आप बताओ, क्या ये समानता है ना? एक समझदार इंसान के तौर पे अगर आप बात करोगे, मैं भी कोई ऐसी बौद्धिक बात नहीं कर रहा, एक सामान्य नागरिक के तौर पे बात कर रहा हूं, ठीक है। एक सामान्य नागरिक के तौर पे बताइए, या एक औसत दर्जे की अगर आपके पास बुद्धि है तो बताइए कि यह स्थिति क्या सही है, क्या ये न्यायपूर्ण है? आप ये बताओ, ये क्या करेगा? ये 5 खाएगा और भूखा रहेगा। ये क्या करेगा? ये 2 खाएगा और 3 फेंक देगा। लेकिन अगर हम क्या करें, अगर हम क्या करें, अगर हम इसको दे दें 2 रोटी और इसको दे दें 8 रोटी, तो इसका पेट भर जाएगा और इसको भी पेट भर जाएगा। तो ये क्या हुआ? भेदभाव हुआ। भेदभाव भाई, हम इसको कम दे रहे हैं, इसको ज्यादा दे रहे हैं, ये तो भेदभाव है ना। और आप तो कहते हो भेदभाव गलत है, पर इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है समानता स्थापित करना। कैसी? वास्तविक समानता। किस आधार पे? परिणाम के आधार पे। परिणाम के आधार पे आप देखेंगे तो दोनों की भूख खत्म हो रही है, अर्थात दोनों का पेट भर रहा है। आपको समझ में आया क्या? ऐसी भेदभाव जिसका अच्छा परिणाम मिल रहा है ना, वो भेदभाव अच्छे हैं। जैसे दाग अच्छे होते हैं ना, तो वही भेदभाव भी अच्छे हैं जिसका उद्देश्य समानता बढ़ाना है ना। अब आपने देखा होगा, एक रोटी के उदाहरण से मैंने बताया आपको कि एक अगर 10 रोटी किसी परिवार में है, अब मान लो वहां पर एक कोई मोटा व्यक्ति है, कोई बच्चा है, आप कौन है, समानता रखेंगे, हम दोनों को 5-5 रोटी देंगे। तो ये तो एक प्रकार से आप समझ गए होंगे ना कि मूर्खता वाला काम है। क्यों? जिसको जितनी जरूरत है उसके हिसाब से देनी चाहिए ना। तो पहले मैंने उदाहरण में क्या बताया कि जिसके पास कम क्षमता है उसको राज्य क्या करेगा, उसके लिए कुछ अच्छे कदम उठाएगा, है ना। जिसको जितनी जरूरत है उतना मिलेगा। तो राज्य क्या कर रहा है? राज्य मतलब देखिए, मैं आरक्षण की जो भी उदाहरण दूंगा उसे भारत के संदर्भ में देने की कोशिश करूंगा, है ना। तो इस तरह आप समझिए कि आरक्षण क्या है, एक सकारात्मक भेदभाव। अगला एक और चीज देखते हैं। अब ये देखिए, ये एक सुमो पहलवान है, 300-400 किलो का, एक जो छोटा सा बच्चा है, ये दोनों आपस में लड़ रहे हैं। इसके पास क्या है? इसके पास क्षमता है ना। अभी मात्र उम्र में मत जाओ, इसके पास क्षमता है और इसके पास क्या है? क्षमता नहीं है। अब आप देखो, इन दोनों को लड़वा दो, इसका रिजल्ट क्या है? इसका रिजल्ट किसी को नहीं सोचना कि ये बच्चा तुरंत हारेगा। और मान लो इनको आपने लड़वा दिया अगर, और जबकि इसकी क्षमता नहीं है, तो क्या ये सही है? क्यों? आपको मैं भेदभाव नहीं करूंगा, मैं दोनों को लड़वाऊंगा। तो आपको कोई बेवकूफ़ी कहेगा, है ना। जो भी इंसान ये सोचेगा कि इनको आपस में लड़वा दो, और क्योंकि समानता का नियम कहता है कि सबके लिए एक नियम होंगे और आप दोनों लड़ो। लेकिन वास्तविक रूप से अगर देखोगे आप, तो पहले हमें इसकी क्षमता बढ़ानी होगी, अर्थात इसको खवाना पियाना होगा, इसको लड़ना सिखाना होगा। जब इसकी क्षमता बढ़ जाएगी तब फिर इसको लड़ने का मौका देंगे, ठीक है ना। तो आप समझ में आ रही, हमने फिर भेदभाव किया। तो हमने आपको 3 उदाहरण बताए। 3 क्या? इसकी जैसे क्षमता नहीं थी, क्षमता बनाएंगे पहले, फिर इसको लड़ने देंगे। तो हमने क्या कहा? हमने कहा जहां भी असमानता थी उसको कम करने के लिए हमने क्या किया? तीनों में भेदभाव किया, और तीनों में भेदभाव जो किया उसका उद्देश्य क्या था? समानता लाना। तो यही है आरक्षण। आरक्षण क्या है? आरक्षण राज्य द्वारा किया गया वह भेदभाव है, वह सकारात्मक भेदभाव है जो समाज में समानता लाना चाहता है। ठीक, अब आगे चलते हैं, ठीक है, कि आरक्षण क्यों है। सबसे मेन सवाल है आरक्षण क्यों है। मैंने आपको बताया कि समानता लाने के लिए,
भाई समानता क्यों है? क्योंकि हमारे समाज में है असमानता। आप देखते होंगे असमानता है, और ये असमानता कई तरीके की है। एक है आर्थिक असमानता, ठीक है, एक है सामाजिक असमानता, और एक है राजनीतिक असमानता। अब देखिए मैं एक बात बता दूं कि हम कृत्रिम रूप से जो असमानता हुई है ना, अर्थात जो कृत्रिम रूप से भेदभाव किए गए हैं, जो कृत्रिम भेदभाव है, उसके कारण जो असमानता आई है, हम केवल उसकी बात करेंगे आज के टॉपिक पे, है ना। अब आप कहोगे कि जो मेढक है वो पानी में भी रह सकता है और थल में भी रह सकता है, लेकिन मछली नहीं रह सकती। अब क्या है, मछली में भी समानता ऐसा कर दोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि वो प्राकृतिक रूप से अलग है ना। तो हमें क्या करना है, हमें केवल उस असमानता को हटाना है जो असमानता कृत्रिम रूप से आई है, क्योंकि कृत्रिम रूप से जो असमानता होती है वो नुकसानदायक होती है, उसके बड़े निगेटिव इम्पैक्ट होते हैं। अभी मैं आगे पढ़ाऊंगा आपको कि समानता या असमानता के, है ना, जब अभी मैं आपको समानता के फायदे बताऊंगा तब आपको समझ में आएगा जो कृत्रिम रूप से असमानता होती है ना वो कितनी खतरनाक होती है। ठीक, एक उदाहरण के लिए मैं भी बता देता हूं कि भारत में जो आर्थिक असमानता है, यहां पर छत्तीसगढ़ व झारखंड में एक वर्ग बहुत गरीब है, वो क्या हो गया, उसने नक्सली बन गए, उन्होंने हथियार उठा लिया, और देखिए कितनी भारत के लिए एक समस्या बन गई। ये असमानता के कारण ही है। मेरी बात समझ में आई? तो असमानता कितनी खराब होती है आप समझ लीजिए। तो इसी असमानता को हमें क्या करना है, हमें खत्म करना है, अर्थात वह असमानता जो कृत्रिम भेदभाव के कारण हो रही है ना, कृत्रिम भेदभाव के कारण हो रही है, केवल हमें उसे खत्म करना है। मैं आपको एक एक शब्द बता रहा हूं, उसका महत्व तो समझिए। अब जहां मैंने कृत्रिम बोला है तो कई ऐसे लोगों के तर्क खारिज हो जाएंगे जो चाय की दुकान में बैठ के आरक्षण के लिए तर्क देते थे। चाय की दुकान मतलब क्या, कई लोग ना जब बैठ के दुकान में बात करते हैं तो बड़ी दिमाग बिना लगाए बात करते हैं। जैसे मान लो एक उदाहरण मैं बताऊं तो जैसे बोलेंगे कि सारा पैसा जो है मोदी और अंबानी को दिए दे रहा है, सारा पैसा अंबानी लिए जा रहा है, ऐसी बातें जो करते हैं, मतलब बड़ा बेतुकी बातें करते हैं। मैं ना यहाँ मोदी का समर्थक हूँ ना विरोधी हूँ, केवल आपको एक उदाहरण के तौर पे बताया, है ना। जैसे कोई चीज बोलेंगे कि अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, ऐसी बातें। आप बताओ कौन गरीब अब और गरीब हो रहा है ना। एक समझदारी वाली बात करिए, अमीर बहुत तेजी से अमीर हो रहे हैं, लेकिन गरीब जो है वो बहुत धीरे धीरे अमीर हो रहा है। पर गरीब अब गरीब नहीं हो रहा। अगर गरीब गरीब हो रहा होता तो ये बताइए, आप खुद देखिए, आप देखिए अब हर आदमी फोन यूज कर रहा है ना। आप आंकड़े देख लीजिए, सरकारी आंकड़े, वो भी कह रहे हैं गरीबी खत्म हो रही। वैश्विक आंकड़े देख लीजिए तो गरीबी खत्म हो रही है ना। अब एक दो घटना की बात नहीं कर रहे, जो कोरोना के समय में हुआ वो मैं बात नहीं कर रहा, मैं एक सामान्य रूप से बात बता रहा हूं। तो आपको ना जो भी बात करनी है ना उस पर पूरा दिमाग लगाना है, बिल्कुल एक बिना समझदार आदमी की तरह बात नहीं करना कि अमीर अमीर हो रहा है, गरीब गरीब हो रहा है, सब बर्बाद हो गया, है ना। इस तरह की बातें नहीं हमें करनी। तो इसीलिए जब आरक्षण पे अगर हम बात कर रहे हैं तो बहुत तार्किक रूप से बात करिएगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें कृत्रिम भेदभाव खत्म करना है। अब 3 तरह के भेदभाव होते हैं और उन्हीं भेदभाव से 3 तरह की असमानता आती है। एक है आर्थिक असमानता, दूसरी है सामाजिक असमानता, और तीसरी है राजनीतिक असमानता। और तीनों को खत्म करना राज्य के लिए जरूरी है, क्योंकि हमारा राज्य क्या है, लोकतांत्रिक राज्य है। लोकतांत्रिक मतलब क्या होता है, सब समान होने चाहिए, है ना। तो समानता के लिए क्या है, संविधान ने भी लिखा है समानता। तो इस तरह भारत में क्या, भारत को उदाहरण दे रहा हूं, समानता होनी चाहिए। अब आर्थिक क्या है, जैसे अमीर और गरीब, है ना। आप देखिए कई लोग बहुत गरीब होते हैं, कई लोग बहुत अमीर होते हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि सबके पास एक जैसा पैसा आ जाए, अर्थात सबके अकाउंट में 10-10 हज़ार हो तो 10 ही हज़ार हो, 10 करोड़ हो तो 10 ही करोड़। पर कोई आदमी यहां पर ऐसा है कि जिसको दो टाइम की रोटी भी नहीं है, और कई के पास इतना है कि आप काउंट नहीं कर सकते, है ना। तो कम से कम ऐसा तो कोई ना बचे जिसके पास 2 टाइम की रोटी भी ना हो, समझ रहे। तो ऐसी गरीबी खत्म करना होगा। ये क्या है, आर्थिक असमानता। और एक प्रकार से आप ये बताइए, ये भी कहीं ना कहीं कृत्रिम है। क्यों? क्योंकि जब सब पैदा हुए थे तो शायद सब एक से रहे होंगे संपत्ति के मामले में, है ना। धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे अमीर अमीर हुआ होगा, है ना। और
दूसरा वर्ग जो होगा उतना पैसा नहीं कमा पाया होगा, तो जब अमीर बहुत अमीर हो गया, है ना, कई लोग गरीब हुए होंगे, कई लोग धीरे धीरे अमीर हुए होंगे, तो जो धीरे धीरे अमीर हुए वो मध्य वर्ग बन गया, जो गरीब हुआ वो गरीब हो गया, जो अमीर हुआ वो बहुत बड़े अमीर हो गए। तो इस तरह हमारे 3 वर्ग बन गए, और यही तीनों वर्ग के बीच में बहुत अंतर है। तो इसी को क्या बोलेंगे? इसी को बोलेंगे आर्थिक असमानता। दूसरी असमानता क्या है? सामाजिक रूप से। आप देखो समाज में कई ऐसे वर्ग बन गए हैं और उन वर्ग के मध्य में बहुत तरह का अंतर है ना। एक वर्ग दूसरे वर्ग को टच तक नहीं करता, ऐसा भी है ना। एक वर्ग सारी समाज की कार्य प्रणाली डिसाइड करता है और दूसरा वर्ग केवल उसको करता है ना। एक वर्ग के पास सारे अधिकार थे, दूसरे वर्ग के पास कोई अधिकार नहीं, सारे कर्तव्य थे, है ना। एक वर्ग ऐसा जिसे गांव के बाहर ही रहना पड़ रहा है, तो ये भी था एक वर्ण व्यवस्था के तहत। तो क्या हुआ, समाज में जो सामाजिक इकाई है ना, उनके मध्य में भी अंतर हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? सामाजिक असमानता। ठीक, देखिए आर्थिक असमानता अलग है, सामाजिक असमानता अलग है। जब आप एज एक सामाजिक प्राणी, है ना, एज ए सामाजिक इकाई के तौर पे आपके साथ अन्याय होता है, या सामाजिक इकाई के तौर पे अन्याय होता है, तो उसे सामाजिक असमानता कहते हैं, है ना। जैसे मान लो एक खूब अमीर आदमी है लेकिन उसे कोई टच भी नहीं करता, क्यों? क्योंकि किसी एक दूसरे वर्ण का है, मान लीजिए, उसको कोई टच नहीं करता, तो ये क्या है? आर्थिक रूप से तो जरूर संपन्न है, लेकिन सामाजिक रूप से क्या है? वो बहिष्कृत है ना। जब सामाजिक रूप से बहिष्कृत है तो कहीं ना कहीं क्या होगा, उसको बुरा लगेगा। अभी मैं तीनों को बताऊंगा आपको कि तीनों नहीं होने चाहिए। अगर तीनों होते हैं, सामाजिक असमानता, राजनीतिक असमानता, आर्थिक असमानता, तो ये मानव के कल्याण को रोक देता है, अर्थात मानव का विकास नहीं होता। अब जिस आदमी के पास करोड़ों रुपए भी हो, लेकिन अगर समाज उसे बहिष्कृत करेगा, कोई इज्जत नहीं देगा, तो क्या उस व्यक्ति का विकास होगा? नहीं होगा ना। कितना भी पैसा हो, आप कभी मन में यही सोच रहे हो कि पैसे से सब कुछ संभव है, ऐसे नहीं है। ठीक है। दूसरा है राजनीतिक असमानता। मतलब आप देखिए कि एक वर्ग को सारे राजनीतिक अधिकार हों, है ना। जैसे मान लो किसी एक धर्म के लोगों को राजनीतिक अधिकार हो, बस दूसरा वर्ग क्या होगा? दूसरा वर्ग शोषित रहेगा। क्यों? क्योंकि जिसके पास राजनीतिक अधिकार होंगे वही वर्ग क्या लेगा? सारे निर्णय, है ना, कैसे होना चाहिए, क्या होना चाहिए। चूंकि जिस वर्ग के पास सारे अधिकार होंगे राजनीतिक, वो निर्णय लेगा, तो सारे निर्णय अपने पक्ष में लेगा, है ना। वही निर्णय लेगा जो उस वर्ग के लिए फायदा हो। बात समझ में आ रही? जैसे मान लो एक पुरुष वर्ग है, एक महिला वर्ग है, और सारे निर्णय पुरुष वर्ग को लेने हैं, तो पुरुष वर्ग अपने हित के लिए हमेशा निर्णय लेगा, ठीक है, और महिला का शोषण होगा। यही हुआ ही है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि महिलाओं को राजनीतिक रूप से आगे आना चाहिए। क्यों? क्योंकि महिला जब राजनीति में आएगी, संसद में आएगी, तभी तो अपने लिए निर्णय बनाएगी। बात समझ में आ रही? जब संसद में महिलाओं का कोई प्रतिनिधित्व करने वाला नहीं होगा, तो महिला के लिए कहां से निर्णय बन जाएंगे? अर्थात जिसको अपने अधिकारों के लिए लड़ना होगा उसको संसद आना ही होगा, है ना। इसीलिए कहा जाता है राजनीतिक रूप से भी महिलाओं को सशक्त होना चाहिए, है ना। बात समझ आई? तो यहां हमने ये चीज समझी कि 3 अलग अलग असमानता होती हैं, और तीनों असमानता किस तरह से मानव के विकास को रोकती हैं। और यदि हमें मानव का विकास करना है, यदि हमें मानव का कल्याण करना है, तो हमको इन तीनों को खत्म करना होगा। और एक बात बता दूं कि तीनों आपस में क्या है? तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं, है ना। जैसे मैंने आर्थिक बताया, ठीक है, सामाजिक बताया और राजनीतिक बताया, तीनों आपस में जुड़ी हुई हैं। क्यों? जैसे मान लो किसी आदमी को समाज से बाहर कर दो, है ना, मतलब उसे समाज में जब बाहर कर दोगे तो क्या होगा? ना शिक्षा मिलेगी, ना कोई नौकरी मिलेगी। जब ना शिक्षा मिलेगी, ना नौकरी मिलेगी, तो आर्थिक रूप से वो क्या हो जाएगा? आर्थिक रूप से वो कमजोर हो जाएगा, है ना। और आपको पता है कि शायद फिर चुनाव भी ना लड़ पाए कभी, तो राजनीतिक रूप से भी कमजोर हो जाएगा, क्योंकि चुनाव जीत भी नहीं पाएगा, ना चुनाव जीत पाएगा, ना उसके पास पैसे हैं तो लड़ पाएगा। तो इस तरह आप देखिए किस तरह से सामाजिक असमानता दोनों को बढ़ावा दे रही है। अब है तो तीनों खराब, है तो तीनों ही खराब, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें तीनों पर काम करना होगा। अब एक उदाहरण देखिए कि हमने सबसे ज्यादा फोकस इस क्षेत्र में क्यों किया, सामाजिक क्षेत्र में, अर्थात हमें सामाजिक असमानता को क्यों खत्म करना है? क्योंकि ये सबसे ज्यादा घातक होती है किसी भी समाज के लिए, है ना। अब ये दोनों भी पैदा कर रही है, राजनीतिक असमानता भी पैदा कर रही है, आर्थिक असमानता भी, है ना।
वैसे ही अगर आर्थिक असमानता होगा तो उससे सामाजिक असमानता भी आती है, राजनीतिक भी आती है। ये तीनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, पर इसमें सबसे घातक सामाजिक असमानता है ना। क्योंकि यदि किसी प्राणी को समाज के इकाई के तौर पे मान्यता नहीं दोगे तो उसका क्या हाल होगा। अब आप खुद सोचो कि भाई भारत में जैसे क्या कहा जाता है, खाप पंचायत है, खाप पंचायत में हर आदमी कितना डरता है, अरे कुछ ऐसा मत करो जो पंचायतों के नियम के अनुसार नहीं, क्यों, हमें समाज से ना निकाल दें, है ना। तो हर वक्त तो दब के रहता है, क्यों, क्योंकि वो समाज का प्राणी बन के, समाज की इकाई बन के रहना चाहता है, क्योंकि व्यक्ति को पता है कि वो समाज के बिना कुछ नहीं है। आप खुद देखो, यदि आपको 4 दिन लोग पहचाने नहीं, आपको इग्नोर करने लगे तो आपके ऊपर क्या बीतेगी, है ना। आप अपने परिवार में ही आपसे कोई काम करे, आपसे कुछ पूछताछ ना करे या कुछ बताए नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वैसे समाज में सारे निर्णय आपके बिना लिए जाएंगे जब, तो आपको क्या फील होगा, है ना। मैंने एक उदाहरण दिया, जैसे घर में आपके कोई भी निर्णय हो, आपसे पूछा ही नहीं जाए, आपको इग्नोर कर दिया जाए, है ना, तो फिर तो आपको बहुत बड़ा लगेगा कि इग्नोर कर दिया, हमें कैसे इग्नोर कर दिया। तो वैसे ही सदियों से तो हमने एक पूरे वर्ग को इग्नोर करके रख दिया ना। अब आपको एक चीज और बताएं, जैसे मान लो किसी आदमी को लीवर में कोई इन्फेक्शन है, तो उसको फीवर भी आएगा, है ना, उसका शरीर भी दर्द होगा, तो हम क्या करते हैं, हम उसके दर्द की भी दवाई देंगे, फीवर की भी दवाई देंगे, लेकिन सबसे मेन कहां पर हम काम करेंगे, मेन काम करेंगे उसको लीवर के इन्फेक्शन पे, क्योंकि मूल समस्या है क्या, लीवर वाली। अगर जब तक हम इस पे काम नहीं कर देंगे तब तक ना ये सही होगा ना ये सही होगा। लेकिन हम क्या करते हैं, फीवर को रोकने की भी दवाई देते हैं और उसके दर्द की भी दवाई देते हैं, ना, लेकिन साथ में लीवर पे ज्यादा काम करते हैं। अब आपको मैंने क्या बताया था कि सबसे ज्यादा सामाजिक असमानता खराब है, क्योंकि सामाजिक असमानता के कारण ही आर्थिक असमानता और राजनीतिक असमानता आती है। जैसे महिलाओं को देख लीजिए, महिलाओं को सामाजिक रूप से कभी पुरुष के बराबर नहीं माना गया, तो क्या होता है, उसे हम पढ़ने नहीं जाने देते, जब पढ़ने नहीं जाने देंगे तो नौकरी नहीं लगेगी, नौकरी नहीं लगेगी तो कभी वो अपने निर्णय नहीं ले पाएंगी, है ना, अर्थात राजनीतिक रूप से भी कमजोर होंगी, फिर जो पति कहेगा वही वोट दे देंगी। ठीक है, तो सामाजिक असमानता आपने देखी कैसे आर्थिक असमानता को और राजनीतिक असमानता को बढ़ाती है। तो हमें सबसे ज्यादा काम कहाँ करना है, सामाजिक असमानता में, सबसे जरूरी है सामाजिक असमानता पे, अर्थात सामाजिक असमानता को खत्म करना है और सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है। सामाजिक न्याय का क्या मतलब होता है, सामाजिक न्याय का यही मतलब होता है कि समाज में किसी भी तरह का कृत्रिम रूप से भेदभाव न रहे। मेरी बात समझ में आई, किसी भी तरह का कृत्रिम रूप से भेदभाव न रहे। और सामाजिक न्याय का क्या उद्देश्य होता है, मानव का विकास, ये आप सब समझ लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह कहा जा सकता है कि मानव विकास के लिए आरक्षण जरूरी है, सामाजिक न्याय के लिए आरक्षण जरूरी है, सामाजिक असमानता कम करने के लिए जरूरी है आरक्षण, है ना। अब आपके मन में एक सवाल होगा कि कोई पूछेगा क्या आरक्षण आर्थिक रूप से सही है, तो आप बता दोगे कि आरक्षण कैसे लोगों के शिक्षा को, है ना, या लोगों के सामाजिक स्वीकार्यता को बढ़ावा देगा, जिसके कारण उसकी आर्थिक रूप से क्षमता भी डेवलप होगी। जैसे मैंने एक महिला का उदाहरण दिया आपको कि यदि महिलाओं को सामाजिक रूप से बराबर का महत्व मिलने लगे तो शायद वो ज़्यादा पढ़ाई करेंगी, जब पढ़ाई करेंगी तो अच्छी नौकरी भी पाएंगी। इस तरह आपको सब समझ में आ रहा होगा, मुझे उम्मीद है। तो चलिए आगे चलते हैं। और ठीक है कि मैंने आपको क्या बताया, मैंने क्यों की बात कर रहे थे अभी, तो हमने कहा था असमानता को खत्म करने के लिए, है ना, असमानता को खत्म करने के लिए। इसके मैंने 3 बताए थे, आर्थिक असमानता, सामाजिक असमानता और राजनीतिक असमानता। ठीक है, देखिए मैंने ये भी बताया था आपको कि इसमें सबसे ज्यादा जोर देंगे, पर इसकी भी दवाइयां देते रहेंगे। तो आर्थिक असमानता को कम करने के हमने लिए क्या किया, गरीबों से कोई टैक्स नहीं, है ना, और अमीरों से ज्यादा टैक्स लो, ताकि क्या होगा, अमीर के पास कम पैसा होगा थोड़ी बहुत, और गरीब के पास पैसा जितना उतना तो रहे। और साथ में हम क्या करते हैं, हम टैक्स अमीरों से लेके गरीबों को देते हैं, है ना, इसी को तो कहते हैं। अब आपको जो सिलेंडर अमीर को 900 का मिल रहा है, उसको गरीब में कितने का देते हैं, हम गरीब को देते हैं 500 रुपए का। क्यों, असमानता कम हो जाए, है ना। यही है, आपने देखा होगा भारत में जो, ठीक है, जो डायरेक्ट कर है, जो डायरेक्ट टैक्स है, वो कैसा है, जितना जो अमीर होगा उसको उतना ज्यादा देना है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम आर्थिक असमानता कम कर रहे हैं। आप देखोगे एक बीपीएल कार्ड बनता है, बिलो पॉवर्टी लाइन,
है ना। इसका क्या मतलब है, जो व्यक्ति गरीब है, जिसकी आर्थिक क्षमता कम है, वो फ्री में खाना ले। क्यों खाना ले, ताकि उसका पैसा थोड़ी तो बचे और इस तरह असमानता कम हो। आप देखो आयुष्मान योजना क्या है, जो बीपीएल है, जो गरीब है, उसको क्या करते हैं, उसको हम फ्री में इलाज दे रहे हैं 5 लाख का। इसी तरह आप देखिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन, अंत्योदय मिशन, ये सब क्या है, ये सब आर्थिक रूप से असमानता को कम करने के लिए हैं। मैं इसलिए ये बार बार बता रहा हूं कि अभी आप समझ में आ जाए कि आरक्षण आर्थिक एक यंत्र नहीं है, आरक्षण एक सामाजिक रूप से सामाजिक सुधार का यंत्र है ना। हम लोग इसमें बहुत कंफ्यूज रहते हैं। आर्थिक रूप से सुधार के लिए सरकार कई सारे कदम उठा रही है, ठीक है। आगे चलते हैं, आर्थिक रूप से हो गया, इसके लिए कर ही रही है। अब राजनीतिक रूप से, राजनीतिक रूप से सरकार ने क्या किया है, सरकार ने संसद व विधायक में संसद व विधानमंडल में सीटें मतलब आरक्षित कर दी जाती हर बार, ठीक, सीटें हर बार आरक्षित कर दी जाती। क्यों, ताकि वही वर्ग SC ST वर्ग जो है उसके लिए किया जाता है, ताकि ये वर्ग जरूर से जरूर पहुंचे और पहुंच के वहां की जो निर्णय लिए जा रहे हैं उनको अपने अनुसार प्रभावित करे, ताकि वो निर्णय उनके लिए भी सकारात्मक रूप से हो, है ना। मेरी बात समझ आई। तो इस तरह आप कह सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया सरकार ये सब क्यों कदम उठा रही है ना। तो आप समझ में कि असमानता कम करने के लिए। अब रहा सवाल सामाजिक असमानता, और सामाजिक असमानता मतलब क्या है, वही है ना। क्यों, क्योंकि इनको शिक्षा का अधिकार नहीं मिला, इनको नौकरी का अधिकार नहीं मिला, इसी कारण तो है ना सामाजिक असमानता। अब आपको पता ही होगा, एक विशेष वर्ग को शिक्षा लेने का कोई अधिकार नहीं था, है ना। क्यों, अगर उसे शिक्षा ली जाती थी उसे सजा दी जाती थी। तो जब उसके अधिकार हमने छीने हैं तो अब किसकी बारी है देने की, हमारी बारी। अगर वो अपने मन से ना पढ़ता तो आज तो हम उसको नहीं देते अधिकार कि भाई तुम अपने मन से नहीं पढ़ रहे थे, हम क्यों आज अपने अधिकार तुमको दे दे। लेकिन हमें पता है कि एक समय उनके अधिकार किसी एक वर्ग ने ही छीने हैं, तो अब बारी है वो उसको उनके अधिकार दिए जाएं, है ना। अर्थात उनको शिक्षा उपलब्ध कराई जाए, उनको नौकरी उपलब्ध कराई जाए, ताकि अब आपको सवाल समझ में आ रहा कि क्यों हमने शिक्षा में और नौकरी में अधिकार उनको दिए। इसीलिए उनको शिक्षा और नौकरी के संदर्भ में भेदभाव किया जा रहा है, ताकि वो समान रूप से आ सके, अर्थात समानता को बढ़ावा दे सके। क्योंकि आपको पता है कि वो वर्ग, ठीक है, बहुत कमजोर हो चुका है। हजारों सालों का जिस वर्ग का शोषण हुआ हो वो वर्ग कमजोर हो चुका है। और ये कमजोर ना शरीर से नहीं, आप देखिए कि शरीर से कमजोर है, मानसिक रूप से देखिए, है ना। आप देखो कि एक वर्ग है ना, जैसे मान लीजिए सवर्ण वर्ग है, और सवर्ण वर्ग का अगर बच्चा नहीं पढ़ता तो उसके मम्मी पापा क्या कहते हैं, नहीं पढ़ना है, इसके अलावा कुछ और काम नहीं है ना। जबकि एक जो निम्न वर्ग का जिसको कहते हैं आप लोग, है ना, अगर वो कहता है, उसका बच्चा आता है और वो बच्चा ये बोलता है कि मुझे नहीं पढ़ना, तो उसके मम्मी पापा क्या कहेंगे, चलो बेटा तुम मजदूरी कर लो, है ना। क्यों, क्योंकि उसके दिमाग में ये बन चुका है उनके मम्मी पापा के कि हम इसी काम को करने के लिए हैं, है ना। अर्थात तो मानसिक रूप से ये सोच लिया कि पढ़ाई हमारे लिए है ही नहीं। अब बताओ कितनी ज्यादा उनके अंदर ये बात हानिकारक हो सकती है कि वो खुद को कमजोर समझने लगे हैं। और जो व्यक्ति खुद को अगर कमजोर समझेगा तो शायद उसके अंदर क्षमता विकसित ना हो। और ये जो कारण है ना, जो खुद को कमजोर समझ रहे हैं, ये किसके कारण है, ये एक समय के सामाजिक नियमों के कारण था ना, जिसने उसको हमेशा इग्नोर किया। यदि आज के टाइम हम उनके साथ सही नहीं करेंगे तो शायद फिर हम ये नहीं कह सकते कि हम एक लोकतांत्रिक स्टेट में रहते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें उनको और अधिकार देना है कि आपके अंदर जो ये है ना, मन में भाव बन चुका कि हमें नहीं मिलेगी नौकरी, तो हम क्या करेंगे, आपको और सशक्त करेंगे, है ना। जैसे मैंने एक उदाहरण दिया था आपको लड़ाई करते हुए का, अब वो लड़ाई हो सकती है क्या, वो लड़ाई जो होगी वो गलत होगी, उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे अनजस्टिस, है ना। वो गलत है, क्यों, क्योंकि दोनों की क्षमताएं समान नहीं है। इसीलिए अगर हम सबको एक ही साथ कह देंगे एग्जाम दो, जबकि हमें पता है कि एक वर्ग के पास तो क्षमता है पर दूसरे वर्ग के पास क्षमता नहीं है, लेकिन हमने सबको एक ही तरह का एग्जाम दिया और एक ही क्वालिफाई कराने की कट मार्क्स एक ही तरह का हमने कट ऑफ निकाल दिया।
तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि वो कट ऑफ जो अगर एक ही कट ऑफ है और उसके लिए हम हर वर्ग को एक तरह देखेंगे तो शायद वो गलत होगा, क्योंकि एक विशेष वर्ग के अंदर अभी कोई क्षमता ही नहीं है, हमें उसके अंदर क्षमता विकसित करनी होगी। और जब तक वो क्षमता नहीं विकसित होगी तो शायद हम एक तरह की लिमिट नहीं लगा सकते, हमें अलग अलग लिमिट करनी होगी। इसीलिए कहा गया कि हमें सकारात्मक भेदभाव करना होगा। तो इस तरह आपको समझ में आ रहा होगा कि आरक्षण क्यों आया, है ना, ताकि सामाजिक व आर्थिक रूप से, है ना, आर्थिक रूप से तो हम कर ही रहे थे, दूसरे काम राजनीतिक रूप से भी कर रहे थे, और हमने सामाजिक रूप से उत्थान के लिए क्या किया, आरक्षण को आगे लाए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा वो लोग पढ़ें, अपने बारे में जानें, अपने बारे में समझें, अपने आप को सशक्त समझें। और जैसे ही सशक्त समझेंगे तो विकास की मुख्य धारा में शामिल हो जाएंगे, है ना। जिस तरह जब देश विकास कर रहा है उसका लाभ सबको बट रहा है। जैसे जीडीपी है ना, जो जीडीपी क्या हो रहा है, धीरे धीरे बड़ी हो रही है, ठीक है, तो जीडीपी का लाभ सबको मिलना चाहिए ना। तो वो लाभ कैसे मिलेगा, जब सब शिक्षा लेंगे, स्वास्थ्य लेंगे। मेरी बात समझ में आ रही? तो ये कैसे होगा, जब सामाजिक असमानता कम होगी, है ना। अर्थात हमें भेदभाव करना ही होगा, हमें सकारात्मक भेदभाव करना होगा। इस तरह मैंने आपको बताया कि आरक्षण क्या है और आरक्षण क्यों है। आगे चलते हैं कि आरक्षण के क्या फायदे हैं, है ना। तो देखिए, सबसे पहले इसका फायदा ये है कि क्या करता है, ये सकारात्मक रूप से सामाजिक परिवर्तन करता है, अर्थात सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। सामाजिक न्याय की स्थापना करता है। अब कहोगे सामाजिक न्याय मतलब समाज के हर वर्ग को, जो भी वंचित वर्ग है उसको क्या है, समाज के सारे अधिकार मिल रहे हैं, बुनियादी जरूरतें मिल रही हैं। बुनियादी जरूरत मतलब रोटी, कपड़ा, मकान, साथ में डिग्निटी, गरिमा, है ना। आर्टिकल 21 जो कहता है सबको एक गरिमापूर्ण जीवन मिलना चाहिए। वो कैसे सुनिश्चित होगा, वो भेदभाव से, सकारात्मक भेदभाव से। जब सकारात्मक भेदभाव करेंगे तभी तो जो वर्ग या जो व्यक्ति विकास के लड़ाई में सबसे पीछे छूट गया उसको भी आगे आना होगा। तो आप कह सकते हो कि सामाजिक न्याय की स्थापना होगी, अर्थात सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन होगा। और याद रखिए, जब सबको ही संपन्न होंगे, जब सबके पास जो भारत में विकास हो रहा है उसका लाभ सबको मिल रहा होगा, है ना, क्योंकि सबको नौकरी मिल रही होगी, तो क्या होगा, इससे सामाजिक सौहार्द बढ़ेगा। मैं एक घर का उदाहरण देता हूं आपको कि अगर एक घर में 3 भाई हैं और 3 भाई में अगर 2 भाई संपन्न हैं और एक भाई गरीब है, तो शायद वो भाई कभी लोगों से अच्छे से बात भी नहीं करेगा और हमेशा क्या रहेगा, घर में लड़ाई होती रहेगी। क्यों? क्योंकि वो कहेगा कि मुझे मेरे अधिकार नहीं मिले। तो उसी तरह एक समाज में जब एक वर्ग के पास कोई संसाधन नहीं होंगे तो क्या होगा, सामाजिक रूप से हम हमेशा खंडित रहेंगे और समाज में एक जो सामाजिक प्यार होता है या सोशल कैपिटल होती है ना, सोशल सामाजिक पूंजी होती है, उसका अभाव रहेगा। मेरी बात समझ आ रही? तो एक ऐसा समाज हम बना सकेंगे जो सौहार्दपूर्ण होगा, समरसतापूर्ण होगा, जिसमें बंधुत्व की भावना होगी। वो कैसे संपन्न होगा? आरक्षण से, अर्थात सकारात्मक भेदभाव से। दूसरा है आर्थिक फायदे सकारात्मक के। अच्छा, आप ये बताओ कि एक लड़का है, ठीक है, जिसके अंदर खूब क्षमता थी, लेकिन हमने क्या किया, चूंकि वो एक विशेष वर्ग का था इसलिए उसको कभी आर्थिक गतिविधियों में शामिल नहीं किया, है ना। हमेशा उसको क्या रखा कि साफ सफाई में रहो। लेकिन जब हमें अगर उसको थोड़ी पढ़ा लेंगे और हमें पता है कि इसके अंदर बहुत अच्छी क्षमता है, तो वो जब आएगा और आर्थिक गतिविधियां करेगा तो किसको फायदा होगा? पूरी देश की अर्थव्यवस्था को फायदा होगा ना। तो आप मान के चलो कि कई बौद्धिक लोग, कई बुद्धिमान लोग जो अच्छे डॉक्टर, अच्छे इंजीनियर बन सकते थे, केवल इसलिए वो नहीं बन पाए क्योंकि उनको उनकी एक विशेष पहचान के कारण हमने बाहर रखा, है ना। जैसे मान लो एक समय था कि एसटी पढ़ नहीं सकते, एससी पढ़ नहीं सकते, जबकि मान लो वहीं पर कोई एक टैलेंटेड लड़का पैदा हुआ, लेकिन हमने उसको हमेशा के लिए बाहर कर दिया, तो शायद उसका नुकसान सबको होगा। एक अच्छा इंजीनियर, एक अच्छा डॉक्टर नहीं मिल पाएगा किसी को। लेकिन अगर हम उसे स्कूल में मान लो आरक्षण दे देते, उसको लाते, तो शायद एक डॉक्टर बनता और उसका सबको फायदा मिलता, है ना। वो क्या करता, अच्छा बिजनेस करता या अच्छा डॉक्टर बनता, अच्छा इंजीनियर बनता, अच्छा खिलाड़ी बनता, लेकिन फायदा तो सबको होता ना।
मेरी बात समझ आ रही? तो आरक्षण से हम क्या कर सकते हैं, जो अच्छे संसाधन हैं उनको हम ला सकते हैं। तो इस तरह आर्थिक गतिविधियों को हम दक्षतापूर्ण बना सकते हैं। तो मेरी बात समझ में आई, कैसे आर्थिक फायदे हो सकते हैं? देखिए, इसके लिए हमने क्या किया, इसके लिए हमने एक स्टैंड अप योजना, आपने सुना होगा, मोदी जी की चालू की। उसमें कहा गया कि उनके लोगों को ज़्यादा से मतलब एक निश्चित जो पैसा बांटा जा रहा है बैंकों के द्वारा, एक निश्चित पैसा SC ST वर्ग को बांटा जाए या महिला को बांटा जाए। क्यों? ताकि वहाँ पर जो पूंजी मतलब जो वहाँ पर बिजनेसमैन है वो भी आ सके। वो मात्र इस कारण से ना रुक जाए बिजनेस करने से कि उनके पास पूंजी नहीं है। क्योंकि हमें क्या चाहिए, अच्छे अच्छे बिजनेसमैन चाहिए, अच्छे डॉक्टर चाहिए। तो ये कहाँ से संभव है, ये एक सकारात्मक भेदभाव करना होगा। मेरी बात समझ में आई? दूसरा उदाहरण, आंतरिक सुरक्षा में सुधार होगा। देखिए, आप मुझे एक बात ये बताइए कि अगर आपने समाज के एक वर्ग को, है ना, हमेशा वंचित रखा तो क्या उसका उस देश से प्रेम रह जाएगा? जैसे मैंने एक परिवार का उदाहरण दिया कि यदि एक परिवार में एक भाई को आप खाने पीने को नहीं दोगे समय से, मान लो उसको कोई आर्थिक अधिकार नहीं दोगे, उसे कोई सामाजिक अधिकार नहीं दोगे, तो क्या आप उम्मीद करते हो कि वो परिवार से प्रेम करेगा? वो परिवार के लिए खतरा बन सकता है पर प्रेम नहीं करेगा। मेरी बात समझ में आ रही? अब सब कोई सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन नहीं होंगे, है ना, तो क्या होगा, वो बाहर रह जाएगा। और जब बाहर रहेगा तो घर के लिए भी खराब क्या कर सकता है, घर से गुस्सा हो सकता है ना, तो घर के साथ, घर वालों के साथ गलत कर सकता है, ठीक है, या अपने साथ गलत कर सकता है। भाई तो है तो वो भी घर का हिस्सा ना, अगर अपने साथ भी गलत करेगा तो बुरा तो घर वालों को ही लगेगा ना। लेकिन अगर हम उसके साथ ऐसा सकारात्मक भेदभाव करें कि मान लो जो दोनों भाई थोड़ी थोड़ी कमाते हैं उसको देते जाएं, तो क्या होगा, इस तरह वो खुश रहेगा, पूरा घर खुश रहेगा। जब पूरा घर खुश रहेगा तो घर की आर्थिक गतिविधियां भी अच्छी होंगी, है ना, आर्थिक फायदा होगा। उससे इसको लिंक करिए। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो इस तरह इसका एक उदाहरण देखिए ना आप, अगर मान लीजिए मैंने फिर बताया कि झारखंड में और छत्तीसगढ़ में, बिहार में एक जो बेल्ट है जिसको हम रेड कॉरिडोर बोलते हैं, है ना, जो नक्सलाइट एरिया है, वो क्यों है, वो क्यों नक्सली बने? वो इसीलिए बने क्योंकि उन्हें आर्थिक रूप से या सामाजिक रूप से, राजनीतिक रूप से हमने वंचित रखा, है ना। यदि हम उनको शामिल कर लेते विकास की मुख्य धारा में, है ना, तो शायद वो नक्सलाइट ना बनते, है ना। आप इसको जम्मू कश्मीर के मुद्दे से भी जोड़ सकते हैं कि जब हमने उनको अपने में नहीं शामिल कर पाए कुछ कारणों से, तो क्या हुआ, उन्होंने हथियार उठा लिया। क्यों? कि उनका भारत के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया, है ना। तो इस तरह आप चीजें आपको समझ में आ रही कि कैसे आरक्षण आंतरिक सुरक्षा को भी मजबूत करेगा। क्योंकि सभी लोग जब देश से लगाव रखेंगे तो देश को खतरा नहीं होगा, अखंडता को बढ़ाएगा, देश की एकता को बढ़ाएगा। तो आप कह सकते हो कि आरक्षण कैसे देश की इंटरनल सिक्योरिटी के लिए एक सकारात्मक कदम है ना। और इसको नक्सलाइट हमले से याद है कि अगर मान लो हमने आरक्षण न दिया होता तो आज जो नक्सलाइट इस एरिया में है वो कितने व्यापक रूप से फैल जाते। यहाँ जहाँ SC ST होते उनका देश से लगाव नहीं रह जाता, वो हथियार उठा लेते, वो यही कहते ना कि हमारा शोषण हो रहा है। तो फिर बताइए आप, वो देश कैसे विकास करता? वहाँ क्या कोई आर्थिक गतिविधि होती? नहीं होती। आप देखिए छत्तीसगढ़ और झारखंड में लोग डरते हैं बिजनेस करने से, क्यों? नक्सलाइट हमला ना हो जाए। फिर तो क्या होता, UP MP बिहार राजस्थान सब में डर होता, है ना। तो बात समझ में आई आपको कि आरक्षण किस तरह देश की एकता के लिए जरूरी है। फिर ठीक, अब लोकतंत्र को बढ़ावा देगा। लोकतंत्र को कैसे बढ़ावा देगा? लोकतंत्र का क्या मतलब होता है? सबके पास अधिकार हो, है ना, सब लोग समान हो। यह कब संभव होगा? मैंने बताया था ना, सकारात्मक भेदभाव से ही संभव होगा। अंबेडकर ने खुद कहा था, अंबेडकर जी ने, कि जब तक सामाजिक रूप से समानता नहीं आएगी कभी हम राजनीतिक समानता का सपना भी नहीं देख सकते। अर्थात हमें अगर राजनीतिक रूप से समानता लानी है तो हमें सबसे पहले सामाजिक रूप से समानता लानी होगी। अर्थात सबको समाज में समान महत्व देना होगा, तभी वो समान रूप से राजनीतिक गतिविधियों में भाग लेंगे, है ना। आप समझ में आई? आप खुद एक गांव जाके देखो और देखो वहां अगर 2 वर्ग बने हैं, ठीक है, एक वर्ग मान लीजिए उच्च वर्ग, एक निम्न वर्ग, तो निम्न वर्ग में कोई राजनीतिक चेतना नहीं होती। उन्हें कुछ नहीं मतलब कि क्या चल रहा है, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। वो केवल अपने काम से काम रखते हैं, क्योंकि उनको 2 रोटी की जुगाड़ करना है। वो दिमाग में सोच ही नहीं पाते कुछ। फिर आप कहोगे ये लोकतंत्र है, शायद वो वास्तविक रूप से लोकतंत्र नहीं है, है ना। हमें याद रखना चाहिए कि हम सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में खुद को कहते हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि मात्र 1 अरब 35 करोड़ लोग हों। वास्तविक रूप से हम 1 अरब 35 करोड़, आपको पता होना चाहिए अगर कई ऐसे वर्ग हैं जिनको हम सामाजिक रूप से बहिष्कृत करेंगे तो शायद वो राजनीतिक रूप से भाग भी न ले पाए,
है ना। और फिर हमारा लोकतंत्र क्या होगा, नाम मात्र का हो जाएगा। इसलिए अगर हमें लोकतंत्र को बढ़ावा देना है तो हमें सकारात्मक भेदभाव करना होगा। ठीक, आगे चलते हैं। इसके नुकसान क्या है? देखिए, इसके दो नुकसान कहे जाते हैं। एक तो ये कहा जाता है चूंकि ये जाति के आधार पर दिया जाता है ना, समानता जाति के आधार पर दिया जाता है, तो ये क्या करता है, ये जातिवाद को बढ़ावा देता है। कहीं ना कहीं ये सही भी, क्योंकि ये जाति को एक क्या कहता है, एक स्थापित पहचान बना देता है ना। लोग अपने आप को फिर जाति के आधार पर पहचानते हैं। जब सरकार क्या कर रही है कि आपको जाति के आधार पर पहचान दे रही है, तो हम क्या करते हैं, हम भी अपने आप को जाति के आधार पर पहचान देते हैं। इस तरह समाज क्या होता है, कई जातियों में बढ़ जाता है। अब सकारात्मक भेदभाव का उद्देश्य तो अच्छा है, लेकिन क्या है, उसका एक बाई प्रोडक्ट क्या निकलता है कि जातिवाद को बढ़ावा देता है। बात समझ में है ना। आप देखते ही होंगे कि किस तरह आरक्षण में अभी बात भी करेंगे तो दो वर्ग बन जाएंगे। ठीक है, वो बात भी नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर इतनी सहिष्णुता नहीं कि बात भी कर सके। और फिर क्या है, जातिवाद की भावना ऊपर होती है। साथ में इसकी एक समस्या ये भी है कि कहा जाता है कि ये दक्षता को कमजोर करता है, क्योंकि इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हम मेरिट को महत्व नहीं देते, है ना, गुण या अवगुण को महत्व नहीं देते चयन करने में, हम इसमें सामाजिक न्याय को महत्व देते हैं। तो ये भी कहा जाता है कि ये दक्षता को भी कमजोर करता है। ऐसा इसमें दो इसकी बुराई होती है कि आरक्षण के कारण जातिवाद बढ़ रहा है। ठीक है, समाज में एक वर्ग जो आरक्षण का फायदा ले रहा है, दूसरा वर्ग जो फायदा नहीं ले पा रहा है, तो इन दोनों में कैसे लड़ाई होती है, तो सामाजिक सौहार्द को भी कम करता है। ये भी इसका एक आरोप है। साथ में ये भी कहते हैं कि इसके कारण जो गुण, मतलब जिसके पास गुण है उसका चयन नहीं होता है, जबकि सामाजिक न्याय के आधार पर चयन हो जाता है। तो अर्थात हम जो गुण वाले व्यक्ति हैं उनको दूर रखते हैं। तो ये भी एक इसकी आलोचना है ना। तो ये दो बातें हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। मूल्यांकन, क्या ये वास्तव में समस्या है ना। क्या आरक्षण नुकसान ज़्यादा कर रहा है कि फायदा ज़्यादा कर रहा है? तो आप मुझे एक बात ये बताओ कि राष्ट्रीय अखंडता जरूरी है, राष्ट्रीय एकता जरूरी है, सामाजिक न्याय जरूरी है कि दक्षता जरूरी है? दोनों जरूरी हैं। बात तो सही कि दोनों जरूरी है, लेकिन सामाजिक न्याय और राष्ट्रीय अखंडता पहले जरूरी है, फिर दक्षता जरूरी है। इसलिए कहा जा सकता है कि हमें आरक्षण के आधार पर पहले सामाजिक न्याय लाना होगा, फिर हम दक्षता पे काम करेंगे। जब हमें लगेगा कि सब लोग अब समान क्षमता से युक्त हो गए हैं ना, सबके पास अब क्षमता क्या है, समान है, जब सबके पास क्षमता समान है तो अब क्या होगा, अब चलो दक्षता पे ध्यान दें। लेकिन पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पहले हमें, जैसे वो लड़ाई दिखाई थी ना मैंने, छोटा बच्चा को 300 किलो का, तो हमें पहले छोटे बच्चे को खिलाना पिलाना होगा, और जब वो क्या हो जाएगा, मजबूत हो जाएगा, तब फिर हम कहेंगे अब दोनों लड़ लो। तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक समय तक हमें समानता लाने के, सामाजिक न्याय लाने के लिए हमें भेदभाव करना पड़ेगा, है ना। अब आप कहो कि ये जाति के आधार पे ही क्यों दिया जाता है, तो आपके मन में एक सवाल अगर ये आ रहा है कि ये जाति के आधार पे क्यों दिया जा रहा है, तो इसके लिए ये भी सोचिए कि इनका शोषण किस आधार पे किया गया। इनका शोषण भी तो जाति के आधार पे किया गया। अब आप मुझे बताओ कि जिस कारण बीमारी होगी इलाज भी तो उस कारण होगा, है ना। अब आप समझिए कि मान लीजिए आपको क्या करना है, उस व्यक्ति को ढूंढना है जिस व्यक्ति के साथ गलत हुआ है, क्योंकि हमें उसी का तो इलाज करना है, उसी के साथ तो सही करना है। तो आप कैसे ढूंढोगे उन व्यक्ति को, तो हम उस व्यक्ति को कैसे ढूंढेंगे, हमें पता है ना कि जाति के आधार पर ही उनके साथ गलत हुआ था, तो हम यही समझेंगे ना कि जाति के आधार पर ही हम क्या करें, हम सुधार भी करें। मेरी बात समझ आ रही, हमें अगर पता है कि एक विशेष जाति के साथ ही शोषण हुआ है, तो इस पूरी जाति के साथ हमें क्या करना पड़ेगा, न्याय करना पड़ेगा, है ना। तो इसीलिए कहा जाता है कि जाति के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। क्यों, क्योंकि उनका शोषण भी जाति के आधार पर हुआ है। यदि किसी के जाति के आधार पर उसके साथ गलत हुआ है, तो हमें सुधार भी क्या करना पड़ेगा, उन्हीं लोगों के साथ करना पड़ेगा जिनका शोषण हुआ है। भाई जिसके साथ गलत हुआ है उसी का इलाज करोगे ना, उसी को सुधार करोगे ना, किसी और का करने लगोगे नहीं, करोगे ना। इसीलिए जाति के आधार पे ही सुधार होगा। ठीक, अब एक सवाल ये उठता है कि इससे जातिवाद बढ़ रहा है, तो शायद आप मुझे एक बात बताओ कि अगर हम आरक्षण नहीं देते तो क्या होता, एक वर्ग पूरा, है ना, जो एक पिछड़ा वर्ग था वो शायद, जैसे मान लो ये पूरा एक देश है, ठीक है, अब पूरे देश में क्या मान लो, ठीक है,
जैसे मान लो ये कोई पूरा देश है, अब पूरे देश में क्या है, इतना वर्ग है उच्च वर्ग और इतना वर्ग है मान लो निम्न वर्ग है। निम्न वर्ग मतलब कहने का मतलब है उसकी क्षमताएं कम है बस, ठीक है। तो मान लो कि ये दो वर्ग था, अगर आरक्षण ना होता तो शायद इन दोनों वर्ग के बीच में क्या होता, संघर्ष होता, क्योंकि इन्हें भी अब समझ में आ गया था कि हमारे साथ गलत हो रहा है ना। और ये इससे संघर्ष करते कि हमारे अधिकार मत छीनो, ये इनसे संघर्ष करते कि हमारे अधिकार न छीनो। तो क्या बताइए, क्या उस समय सामाजिक प्यार होता, सामाजिक सौहार्द होता? नहीं होता ना, है ना। तो आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं आरक्षण से अगर ऐसा प्रतीत भी हो रहा है कि सामाजिक सौहार्द कम हो रहा है, तो आने वाले समय में जरूर वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि जब आरक्षण कम किया जाएगा, है ना। अभी देखिए मैं आपकी बात जो कर रहा हूं वो इस बात पे कर रहा हूं, एक आरक्षण को एक आदर्श व्यवस्था मान के बात कर रहा हूं, उसको व्यवहारिक रूप से भी बात नहीं कर रहा, है ना। उसका भारत में किस कैसे अप्लाई किया गया है अभी इस पे कोई चर्चा नहीं हो रही, अभी केवल एक सिद्धांत के तौर पे बात हो रही है। इसलिए अगर आपके मन में कोई बार बार विचार आ रहा हो, उदाहरण आ रहा हो, वो व्यवहार के संदर्भ में आ रहा हो, तो अभी उसको रोकिएगा, है ना। चलिए अब आगे चलते हैं कि आरक्षण क्या और बेहतर हो सकता है ना। तो चलिए हम लोग पहले ये बात कर लें कि आरक्षण में कमियां क्या हैं, ठीक है। तो देखिए सबसे बड़ी आरक्षण में पहली कमी क्या है कि जैसे मान लो हमने एक समुदाय एससी समुदाय को आरक्षण दिया, ठीक है, और जब एक समुदाय को आरक्षण दिया तो मान लो इस समुदाय में 100 लोग हैं, ठीक है, अभी 100 के 100 पूरे वंचित समुदाय हैं, लेकिन मान लो हमने एक पीढ़ी हुआ और इसमें 10 लोगों को नौकरी लग गई, है ना। मान लो इसमें 10 सीधे पीसीएस बन गए, ठीक। अब क्या होगा कि जब ये 10 पीसीएस हो गए तो एक प्रकार से इनके पास क्षमता आ गई, है ना। अब अगली बार जब आरक्षण मिलेगा एससी को, तो आप मुझे बताइए कि इसी ये जो 90 होंगे, इनके भी बच्चे होंगे और इनके भी बच्चे होंगे। अब जब अगली पीढ़ी होगी नौकरी के लिए तैयारी करेगी, तो आप बताओ कि इनके बच्चों को फायदा मिलेगा कि इसके बच्चों को फायदा मिलेगा, क्योंकि दोनों को समान रूप से आरक्षण मिलेगा, पर इनकी क्षमता ज्यादा हो चुकी है, इनकी क्षमता ज्यादा हो गई ना। तो ये क्या करेंगे, इन्हीं के बच्चे अगली बार भी क्या करेंगे, उसके तहत नौकरियां पा जाएंगे। मेरी बात समझ में आ रही? क्योंकि अब क्या है, ये इनसे तो बेहतर हैं, पर फायदा पूरा आरक्षण का यही ले जाएंगे। तो क्या होगा, यही लगातार क्या होंगे, आरक्षण का फायदा लेते रहेंगे और ये वर्ग हमेशा आरक्षण से वंचित रह जाएगा। तो कहने का ये मतलब है कि जो आरक्षण है उसको हमें और समावेशी बनाना होगा, उसमें अब सुधार करना होगा, क्योंकि अब ये हुआ है कि आरक्षण का फायदा एससी एसटी का केवल एक ही दो समुदाय उठा रहे हैं, है ना। जो एक दो बार नौकरी पा चुके हैं अब उन्हें आरक्षण नहीं मिलना चाहिए अगली पीढ़ी में। मेरी बात समझ आई? क्योंकि वो क्या हो गए, उनके अंदर एक क्षमता डेवलप हो गई है, ठीक है। अब आप देखिए इस उदाहरण को आप समझ सकते हैं, ठीक। दूसरा हमें क्या करना चाहिए, अब देखिए एक सुधार और ये है कि आरक्षण हम क्या करते हैं, शिक्षा में देते हैं और नौकरी में देते हैं। हमारा मुख्यतः फोकस कहाँ रहता है, नौकरी में। आप देखो सभी लोग नौकरी में आरक्षण के लिए बात करते हैं, लेकिन ये बताइए कि नौकरी कब मिलती है, जब आप शिक्षा लेते हो, है ना। जब आप इंटर तक पास करोगे तभी तो आपको आरक्षण मिलेगा, नौकरी में मिलेगा। लेकिन भारत में क्या है, सबसे ज्यादा ड्रॉप आउट रेट, अर्थात स्कूल को बीच में ही छोड़ देने की जो दर है वो सबसे ज्यादा एससी एसटी में है। और जब बच्चे इनके पढ़ ही नहीं पाएंगे तो नौकरी कहां से पाएंगे। अर्थात हमें सबसे ज्यादा शिक्षा पे ध्यान देना होगा और खासकर स्कूली शिक्षा पे। और भी देखिए, अब आपने स्कूली शिक्षा में दे दिया आरक्षण, है ना, सरकार कर हर जगह कदम रही है, काम कर रही है। अब स्कूल में जैसे मान लीजिए आपने दिया और एक मान लीजिए अच्छा स्कूल है, ठीक है, उसी में ऐसे वर्ग के भी लोग आ रहे हैं जिनको आरक्षण नहीं मिल रहा और ऐसे वर्ग के भी आ रहे हैं जिनको आरक्षण दिया जा रहा है, आरक्षण के आधार पर आ रहे हैं। लेकिन आप ये बताओ कि ये लोग जो पढ़ाई कर रहे हैं क्या ये समान रूप से पढ़ पाएंगे? इसके पास तो एक अच्छा लैपटॉप होगा, कंप्यूटर होगा, पर इस वर्ग के पास लैपटॉप नहीं होगा, है ना। और ये वर्ग लॉकडाउन में नहीं पढ़ पाएगा जबकि ये पढ़ लेगा। तो कहने को तो आरक्षण दोनों के पास समान रूप से है, पर इस वर्ग को कोई फायदा नहीं मिलेगा, केवल इसको मिलेगा। तो कहने का ये मतलब है कि अभी हमें आरक्षण के स्तर पे और सुधार करना होगा, है ना, ताकि हम समझ सकें कि और ज्यादा से ज्यादा वंचित वर्ग की क्षमताओं को विकसित किया जाए, ठीक। जैसे एक और आप समझिए कि अभी तक केवल सार्वजनिक नौकरियों में आरक्षण की बात होती है ना, जबकि सार्वजनिक नौकरी केवल 2% है ना। अब तो आप देख रहे हो जैसे जैसे वैश्वीकरण हो रहा है, तो जैसे जैसे निजीकरण हो रहा है, तो सारी नौकरियां निजी
सेक्टर में जा रही है, जबकि निजी सेक्टर में तो कोई आरक्षण नहीं है ना। तो हमको आरक्षण नीति को ऐसा बनाना होगा कि अब हम प्राइवेट सेक्टर में भी हम वंचित वर्ग को प्रवेश दिला सकें, वो चाहे कैसे भी हो, है ना। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, स्किल ज़्यादा से ज़्यादा देनी पड़ेगी। अब मान लीजिए हम स्किल कैंप लगाएं, कौशल केंद्र खोलें, यहाँ पर हम जो वंचित वर्ग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा, है ना, जो उससे ज़्यादा से ज़्यादा उसको हम अच्छा कौशल दें ताकि वो प्राइवेट सेक्टर में भी कम्पीट कर पाए। मेरी बात समझ आई। इस तरह हमें अपनी आरक्षण नीति को और सुधार करना होगा। आरक्षण के संदर्भ में मैंने जो 2 बातें बताई वो हो गई। अब सबसे बड़ी बात है कि आरक्षण के संदर्भ में सबसे बड़ी बात यह है कि इसको लेके कुछ मुद्दे हैं, ठीक है। जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा है इसको लेके, जैसे एक सबसे बड़ा मुद्दा है, मान लो क्या, अभी मुद्दा देखते हैं कि आरक्षण क्या था, एक सामाजिक यंत्र, है ना, एक सामाजिक सुधार का प्रयास था। लेकिन हम लोगों ने क्या समझा, हमने उसे नौकरी से मात्र जोड़ दिया, ठीक है, नौकरी से जोड़ दिया। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि भाई आरक्षण आया किस लिए था। तो हमें अपनी एक समझ विकसित करनी होगी कि सामाजिक सुधार के लिए आया था, ना कि आर्थिक सुधार का एक यंत्र था। आर्थिक सुधार के लिए अलग नीतियां चल रही हैं। आप देखिए आरक्षण ने सामाजिक रूप से काफी फायदा पहुंचाया है। एक सामाजिक रूप से देखिए, अब आप SC ST में भी एक मध्य वर्ग का जन्म हुआ है। आप पहले कभी सोचते नहीं थे कि इस वर्ग के साथ आप खा पी सकते हैं, लेकिन आज देखिए कि आप ही के कई दोस्त या मेरे कई दोस्त इस वर्ग से हैं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि एक नए मध्य वर्ग का जन्म हुआ है ना। तो ये भी कह सकते हो आरक्षण से ये फायदा है ना। लेकिन हमें क्या है, हमें इसको आर्थिक यंत्र के तौर पे नहीं बनाना, अर्थात इसको नौकरी के एक यंत्र के तौर पे नहीं बना लेना। और उसके कारण क्या हुआ है, नौकरी के यंत्र के तौर पे क्या हुआ है, ये एक राजनीतिक यंत्र बन गया है ना। आप देखो राजनीतिक पार्टियां क्या करती हैं, राजनीतिक पार्टियां एक विशेष या कई वर्गों को संतुष्ट करने के लिए आरक्षण दे देती हैं। अब आप मुझे ये बताओ, जब आप संपन्न वर्ग को आरक्षण दे दोगे तो क्या वो फिर वंचित वर्ग नौकरी पा पाएगा? क्या नहीं पा पाएगा। वंचित वर्ग शिक्षा पा पाएगा? क्या नहीं पा पाएगा, है ना। तो क्या हुआ, लेकिन किया क्यों जा रहा है, राजनीतिकवाद के कारण, है ना। हमने क्यों की आरक्षण को क्या बना लिया है, एक राजनीतिक टूल, लोक लुभावनवाद का एक अच्छा खासा यंत्र बन गया है ना। आप देखो एक सिगुफा छोड़ देते हैं चुनाव के समय कि इसको आरक्षण दे देंगे, इस वर्ग को आरक्षण दे देंगे। तो ये क्यों है, ये भी गलत है, ये नहीं होना चाहिए। क्योंकि जब आप पता है आपको कि अगर आप संपन्न वर्ग को भी आरक्षण दे रहे हो, वंचित वर्गों को भी आरक्षण दे रहे हो, तो फायदा संपन्न वर्ग ही ले जाएंगे, है ना। इसलिए हमें आरक्षण को ज्यादा से ज्यादा समावेशी बनाना होगा। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए अब चलिए आगे की राय पढ़ते हैं, है ना। हमें क्या क्या करना चाहिए। तो अभी हमने पढ़ा कि आरक्षण को लेकर हम कैसे और सुधार कर सकते हैं। आरक्षण के मुद्दे हमने पढ़े कि कैसे उसका राजनीतिक प्रयोग होने लगा है, आर्थिक प्रयोग होने लगा है ना। आप देखो नौकरी के लिए लोग आरक्षण की मांग कर रहे हैं, ये सब क्या है, गलत है। अब चलते हैं आगे की राय क्या होनी चाहिए। सबसे पहले तो एक ना वंचना इंडेक्स आनी चाहिए, है ना, डिप्राइवेशन इंडेक्स, ठीक है। जो डिप्राइव्ड लोग हैं उनकी इंडेक्स आनी चाहिए, अर्थात कौन सा वर्ग कितना वंचित है, ठीक, उस वर्ग को फिर हमें आरक्षण देना चाहिए। और हमें एक सब कोटा करना चाहिए। सब कोटा मतलब, सब कोटा का ये मतलब है अगर SC को इतना % आरक्षण है तो उसमें भी किसी विशेष, SC में भी तो कई कैटेगरी है, तो किस कैटेगरी को कितना आरक्षण मिलना चाहिए। और ये कैसे डिसाइड होगा, डिप्राइव्ड इंडेक्स से। जो वर्ग जितना ज्यादा वंचित हो उस वर्ग को उतना ज्यादा आरक्षण मिलना चाहिए, ताकि आरक्षण का फायदा सबको मिले, कोई वर्ग छूट ना जाए, ठीक। दूसरी बात हमें क्या करना चाहिए, सरकार को इस पे एक आयोग बनाना चाहिए, ताकि अभी तक जो आरक्षण की नीति चली आ रही थी उसका क्या प्रभाव था, क्या सकारात्मक क्या नकारात्मक, सबका एनालिसिस क्या करे, निष्पक्ष रूप से करे, ना कि राजनीतिक रूप से। और फिर उसके आधार पे आरक्षण की नीतियों में लगातार सुधार करना चाहिए, उसकी समीक्षा करनी चाहिए। सरकार को इस पे एक व्हाइट पेपर लाना चाहिए और लोगों को स्पष्ट रूप से समझाना चाहिए, है ना। लोगों में एक समझ विकसित करनी चाहिए सरकार के द्वारा कि आरक्षण कोई राजनीतिक या आर्थिक यंत्र नहीं है, जबकि एक ये सामाजिक यंत्र है ना, ताकि लोगों का आरक्षण पे एक भरोसा बने। तो इस तरह कह सकते हैं कि आरक्षण के संदर्भ में हमें कई कदम उठाने होंगे। तो आज तक जो अभी तक मैंने पढ़ाया उसको सोचिए, समझिए, जो ना है उसके बारे में पूछिए, ठीक है। अब अगली
क्लास में हम ये पढ़ेंगे कि आरक्षण और भारत, अर्थात भारत के संविधान में आरक्षण की कहाँ चर्चा की गई, आज़ादी के पहले आरक्षण के लिए क्या प्रावधान थे, आज़ादी के बाद क्या है ना, मंडल कमीशन क्या है, ठीक, आर्थिक रूप से जो ईडब्ल्यूएस का प्रावधान किया गया क्या वो सही है कि गलत है, इन सब को हम समस्त रूप से चर्चा करेंगे। और आप लोगों के जो कमेंट हैं उनके उत्तर के लिए हम लोग जल्द ही टेलीग्राम में ग्रुप बनाएंगे, जिसके माध्यम से आप लोगों से लगातार जुड़ते रहें। और आगे यूपीएससी व यूपीपीएससी के लिए लेकर हमारा क्या प्लान है, उसके लिए हम आप लोगों के साथ, आप लोगों से बात करके ही प्लान बनाएंगे, ठीक है। तो इन सब में हम नितिन सर के साथ चर्चा कर रहे हैं और जल्दी जो निर्णय होगा आपको बताया जाएगा। धन्यवाद।